प्यारे बच्चों, जैसा कि कल हम लोगों ने भाग 1 में प्रयोगात्मक परीक्षा के विषय में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। कल हम लोगों ने देखा था प्रयोगात्मक परीक्षा के कितने भाग हैं। हमने देखा था कि ज्ञात विलयन क्या होता है, अज्ञात विलयन किसे कहते हैं, अनुमापन किसे कहते हैं। साथ में ही आपने सूचक के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अंत बिंदु क्या होता है, इसके विषय में हमने डिस्कस किया था। और बच्चों, अनुमापन के क्या क्या चरण हैं, इनका क्या इम्पोर्टेंस है, ज्ञात विलयन को हम कैसे बनाएंगे, बनाने के लिए पदार्थ का कितना वेट हमें करना है, आवश्यक मात्रा की गणना हम कैसे करेंगे, तथा साथ में ही मोलरता और नॉर्मलता के अनुसार किस तरह से हम गणना करते हैं, इसके विषय में हमने कल पढ़ा था और एग्जाम्पल्स के द्वारा इन्हें हमने देखा भी था। तो बच्चों, इसके साथ साथ रासायनिक तुला पर कैसे हम पदार्थों को तौलेंगे, तौलने की विधि आपको कल बताई जा चुकी है। किस तरह से तौल का कैलकुलेशन करते हैं, कितने स्टेप में करते हैं, ये सब हम कल पढ़ चुके थे। बच्चों, साथ ही विलयन बनाने के लिए हमने ये देखा था निर्माण की क्या विधि होनी चाहिए। और जो बच्चे इस भाग 1 को नहीं देख पाए हैं वो भाग 1 को ज़रूर देख लें, क्योंकि भाग 1 अगर आप देख लेते हैं तो आपको पार्ट 2 बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो बच्चों, आज मैं आपको अनुमापन की प्रक्रिया बताऊंगा। हम ये देखेंगे कि अनुमापन हम कैसे करेंगे, क्या उसकी प्रक्रिया है। साथ ही बच्चों, अनुमापन टेबल का निर्माण कैसे किया जाता है और नॉर्मलता की गणना लास्ट में हम कैसे करेंगे, मोलरता कैसे हम निकाल पाएंगे, फाइल पर प्रयोग को कैसे लिखा जाना है, प्रयोग लिखने की विधि भी हम पूर्ण रूप से आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक क्रम से इस अपने प्रैक्टिकल को। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं पहला स्टेप। इस स्टेप में कल जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप केमिकल बैलेंस पे जा कर के मिक्सचर को वेइंग ट्यूब में वेट कर लेते हैं। वेइंग ट्यूब में मिक्सचर को वेट करने के बाद आपको क्या करना है, अपना मेजरिंग फ्लास्क लेना है। देखिए, ये जो फ्लास्क आपको इस तरह का मिला होगा, इसको हम मेजरिंग फ्लास्क या मापक फ्लास्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? मापक फ्लास्क। मापक फ्लास्क जो होता है, इसकी कैपेसिटी 250 ml की होती है, 250 ml की। और 250 ml जहाँ होता है कंप्लीट बेटा, वहाँ पर एक इस पे सर्किल का निशान बना होता है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इस मेजरिंग फ्लास्क में एक कीप डालनी है साफ करके अच्छी तरह से। और फिर आपके वेइंग ट्यूब में जो भी मिक्सचर मिला हुआ है उसको इसी कीप में कंप्लीटली रिमूव कर देना है, डाल देना है। कोशिश करना है कि जितने भी पार्टिकल मैक्सिमम आप निकाल सकिए उसके इसमें डाल दीजिए। और फिर जाके वेइंग ट्यूब को आपको लास्ट में वेट करना है। उसके विषय में कल हम लोग देखे हैं। अब जब इसमें मिक्सचर हम डाल देते हैं तो सबसे पहले इसमें हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का लगभग 1 से 1.5 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस मिक्सचर को खोलते हुए इसमें हम डाल देते हैं। तो घुलता हुआ ये मिक्सचर जो इसमें होता है वो चला जाता है सीधे नीचे। बच्चों, ये मिक्सचर जब इसमें पहुंच जाता है तो घुलने के बाद एक विलयन हमें मिलता है और इसमें हम करीब 100 से 150 ml वाटर और डाल देते हैं। लगभग जितना आप इसमें देख पा रहे हैं इस लेवल तक हम पहले इसको फिलअप कर लेते हैं। इसको फिलअप करने के बाद हम इसको कायदे से मिलाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा विलयन क्लियर बन गया है। अगर क्लियर विलयन आपको प्राप्त हो गया है तो आप अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अगर विलयन क्लियर नहीं है तो आप H2SO4 डाइल्यूट लेकर के उसकी थोड़ी मात्रा इसमें और मिला देंगे। अब इसके बाद आपको इस फ्लास्क में विलयन को लगभग इस लेवल तक भरना है। आप ध्यान रखेंगे कि 250 ml का लेवल ये है, लेकिन इस लेवल तक हमको नहीं जाना है। हमें पहले यहाँ तक फिलअप कर लेना है। उसके बाद आप जैसा कि जानते हैं एक उपकरण प्रैक्टिकल में मिला होगा आपको, जिसको हम लोग पीपेट कहते हैं। बच्चों, ये है पीपेट। पीपेट को हम क्या करते हैं कि इसको हम लेते हैं और इसकी सहायता से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप
अपने मेजरिंग फ्लास्क में फिलअप करते जाते हैं और उसको हम जहाँ तक निशान बना है वहाँ तक कंप्लीटली एग्जैक्टली फिल करते हैं, जिससे कि न तो विलयन ज़्यादा हो पाए न तो उससे कम हो लेवल, जिससे कि हमारे विलयन की सांद्रता मेंटेन रहे। अब इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे कि अपने स्टैंड पर ब्यूरेट को फिट करेंगे। ब्यूरेट पर स्टैंड जब आप फिट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बच्चों प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखिए, ये है आपका स्टैंड, इस पर ब्यूरेट को फिट किया गया है। ब्यूरेट एकदम से स्ट्रेट होना चाहिए, इस पे झुकाव नहीं होना चाहिए, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये है ब्यूरेट और ये है स्टैंड। तो हमने जैसा कि आपको बताया, स्टैंड पर ब्यूरेट को इस तरह से करना चाहिए कि ब्यूरेट जो है वो पूरा स्ट्रेट हो, इसमें ज़रा सा भी झुकाव नहीं होना चाहिए, ये लंबवत होना चाहिए, जिससे कि रीडिंग सही आए। अब बच्चों, ब्यूरेट में हम क्या करते हैं, कीप की सहायता से केमनोफोर को फिलअप करते हैं और मेंटेन करते हैं जीरो लेवल पर। इसको देखिए, इस तरह से आपको दिखेगा, आपके ब्यूरेट में चिन्ह बने होते हैं जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, और जीरो के लेवल तक इसमें आपको जा कर के इसको क्या करना है, कंप्लीटली फिलअप कर देना है। जीरो का लेवल जब आप मेंटेन कर लें, उसके बाद आप फिर से अपने टाइट्रेशन पे आ जाइए और आपको अपने पीपेट की सहायता से, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, इस पीपेट की कैपेसिटी बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, या तो 25 ml होती है या तो 20 ml होती है। ये आपको मिलेगा तो उस पर लिखा होगा, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अब इसकी कैपेसिटी के अनुसार हम इसको फिलअप करेंगे। फिलअप करते समय जैसा कि अगर आप देख पा रहे हो, देखिए इस एरिया में एक सर्किल का चिन्ह बना है। यहाँ तक अगर इस पीपेट को आप फिलअप करेंगे तब ये 25 ml होता है। इसको सावधानीपूर्वक आपको यहीं तक भरना है, थोड़ा सा ऊपर तक आप पहले लेवल ले जाते हैं, फिर फिंगर से आप अपने अंगूठे से दबा करके इसको इस लेवल तक ला करके छोड़ देते हैं। फिर इस विलयन को हम ले जाते हैं, एक कॉनिकल फ्लास्क होता है जिसमें हम इसको डाल देते हैं। बच्चों, कॉनिकल फ्लास्क ये है, आप अगर देख पा रहे हैं, कॉनिकल फ्लास्क में आप अपना विलयन पीपेट से ला करके इसी में डाल देते हैं। ज्ञात विलयन जो हमारा है FAS का या ऑक्जेलिक एसिड का, और इस ज्ञात विलयन में हम H2SO4 दोनों ही कंडीशन में मिलाते हैं, चाहे हमें FAS मिला हुआ हो और चाहे हमारा प्रैक्टिकल ऑक्जेलिक एसिड का हो। फिर हम क्या करते हैं कि कुछ इस तरह से जो ब्यूरेट है उसके पास इसको ले जाएंगे। आप देखिए, ड्रॉप बाई ड्रॉप आप इसमें इसको गिराएंगे और लगातार इस कॉनिकल फ्लास्क को जो हम आप देख पा रहे हैं, इसे हम हिलाते जाएंगे। यहाँ पर पिंक कलर जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं अपीयर होगा, लेकिन यह जो पिंक कलर अपीयर हो रहा है बच्चों, ये थोड़ी देर में गायब हो जाता है। तो इसलिए आपको तब तक इसमें केमनोफोर को मिलाना है ड्रॉप बाई ड्रॉप, जब तक कि यह हल्का पिंक कलर, बहुत गाढ़ा नहीं हो, नहीं तो आपका एंड पॉइंट आगे बढ़ जाता है, यानी आप एंड पॉइंट से आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको इस तरह से मिलाते जाना है, और जब एक स्थिर रंग आपको इस तरह का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थर्ड वाले फ्लास्क में, इस तरह का जब रंग आ जाता है, बल्कि इससे थोड़ा और हल्का, तो आप क्या करते हैं, उस समय ब्यूरेट का पाठ्यांक नोट करते हैं, और जो भी पाठ्यांक यहाँ पर है उस पाठ्यांक को आप नोट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए ये पाठ्यांक अगर कितना है, इस फिगर में 22 पर है। शुरू में हमने कहाँ लिया था, 0 पर, अब कहाँ है, 22 पर। इस पाठ्यांक को हम नोट कर लेंगे। बच्चों, एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि हमेशा हर बार जितने आप टाइट्रेशन करें, जितनी बार करें, हर बार आपको मेंटेन करना है वॉल्यूम 0 पर। इससे आपको कैलकुलेशन में बड़ी आसानी होगी, ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ेंगे। तो हर स्टेप में हम इनिशियल वॉल्यूम 0 इसका रखेंगे, और जो भी वॉल्यूम हमें प्राप्त होगा उसे हम नोट करते जाएंगे। इस प्रक्रिया को 3-4 बार तब तक दोहराते हैं जब तक कि हर बार पाठ्यांक की रीडिंग एक समान ना आने लगे। मान लीजिए पहली बार पाठ्यांक आता है 26, सेकंड आप रीडिंग लेते हैं, पाठ्यांक आ जाता है 25.6, तो इसका मतलब हम कौन सी रीडिंग लें,
हम फिर से करेंगे। अगर मान लीजिए फिर से 25.6 आता है, तीसरी बार करेंगे 25.5 आ गया, एक और रीडिंग हम लेने की कोशिश करेंगे, 25.6 फिर से आ गया। तो इसका मतलब जब एक ही रीडिंग 3 बार रिपीट हो जाए तो आपका ये टाइट्रेशन सही है और आपको 25.6 को ही फाइनल रीडिंग लेनी है। औसत जैसा कुछ लोग बताते हैं वो ज़्यादा अच्छा नहीं मेथड है। मेथड ये अच्छा होता है कि हम एक समान 3 रीडिंग को अगर प्राप्त कर सकें तो उस रीडिंग को ही फाइनल रीडिंग माननी चाहिए। तो बच्चों इस तरह से हम अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। अब हमें देखना है कि हम किस तरह से टेबुलेशन करते हैं इसके स्टेप्स का। तो चलिए हम लोग टेबल बनाते हैं। तो चलिए बच्चों, टेबल प्रिपरेशन से पहले हमने जो कुछ भी अभी तक सीखा है एक बार उसको स्टेप बाय स्टेप रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए पहला स्टेप जैसा कि मैंने आपको बताया था, अज्ञात विलयन जो होता है केमनोफोर, उसे हम ब्यूरेट में 0 तक भरेंगे। पीपेट के माध्यम से हम 20 ml या 25 ml ज्ञात विलयन जो है FAS को लेकर के कॉनिकल फ्लास्क में डाल लेते हैं। तीसरा स्टेप है ब्यूरेट से केमनोफोर को बूंद बूंद करके हम कॉनिकल फ्लास्क में तब तक गिराते हैं जब तक कि हल्का गुलाबी रंग अस्थायी रूप से ना आ जाए। बच्चों अस्थायी रूप से आना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक वो अस्थायी नहीं होगा तब तक हमारी अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती है। इस तरह से चौथे पॉइंट पे हम देखते हैं कि अंत बिंदु जब हमारा पिंक कलर आ जाता है तो हम अंत बिंदु को नोट कर लेते हैं और अंत बिंदु जो होता है वही हमारी रीडिंग होती है केमनोफोर की यानी ब्यूरेट की। अब इसी आधार पे हम देखिए टेबल को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। टेबल देखिए बच्चों क्या होती है, आप इसको देख पा रहे होंगे। टेबल में पहला कॉलम है क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम है ज्ञात विलयन का आयतन अर्थात पीपेट का आयतन, इसीलिए हमने ऊपर इंडिकेट कर दिया है। इस ज्ञात विलयन का जो आयतन है, सपोज करिए अगर हम पीपेट का हमारे वॉल्यूम 20 ml है तो वो 20 ml हर बार आएगा, हर बार हम 20 ml ही पीपेट से नाप पाएंगे। तो इसलिए हमेशा ज्ञात विलयन का जो आयतन होता है हर रीडिंग में एक समान रहने वाला है, 20 ml 20 ml 20 ml। अज्ञात विलयन देखिए हमने हर बार कहा था आप अगर 0 रखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी और अंतिम पाठ्यांक जो है वो अंत बिंदु का वो 16 है, 15 है, 15 है और 15 है। सपोज करिए ऐसा आपको प्राप्त होता है। तो ये टेबल है बेटा। अब हम क्या करेंगे, अज्ञात विलयन का प्रयुक्त आयतन ये निकालने के लिए हमेशा हम अंतिम पाठ्यांक से प्रारंभिक पाठ्यांक को माइनस करते हैं। तो अब देखिए यहाँ 16 है, यहाँ 0 है, तो हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे यहाँ पर 16 लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा प्रारंभिक पाठ्यांक 8 होता और यहाँ 22 होता तो हम क्या करते, 22 से इसको 8 को माइनस करते, फिर हमारी रीडिंग आती। तो बच्चों इस तरह से हम क्या करेंगे कि हमेशा अपने पाठ्यांक को 0 यहाँ पे रखेंगे, उसे हमें बीच से नहीं स्टार्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए 3 रीडिंग में फाइनल रीडिंग 15 आई है। फाइनल हम 15 इसको क्यों मानते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं 3 क्रमागत रीडिंग जो हैं पाठ्यांक वो 15 पर प्राप्त हो रहे हैं। तो इसी रीडिंग को हम फाइनल कर लेंगे और 15 ml किसका आयतन है, प्रयुक्त हुए केमनोफोर का। तो हमने जो 2 विलयन लिया था, एक ज्ञात था और दूसरा अज्ञात है। ज्ञात विलयन के 20 ml को पूर्ण रूप से अभिक्रिया करवाने के लिए हमने देखा अज्ञात विलयन अर्थात केमनोफोर का 15 ml लगा। इसको V1 कहते हैं बच्चों और इसको हम V2 कहते हैं। वास्तव में देखिए जो ज्ञात विलयन है उसको हम विलयन संख्या 1 मानते हैं और बच्चों जो अज्ञात विलयन है, अज्ञात विलयन को हम क्या मानेंगे, विलयन संख्या 2 मानते हैं। तो ज्ञात को विलयन संख्या 1 माना जाता है, अज्ञात को विलयन संख्या 2 माना जाता है। इसी आधार पे हम आगे कैलकुलेशन भी करेंगे। तो चलिए देखिए गणना हम कैसे करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसमें बच्चों सबसे पहले मान लीजिए कि हमें नॉर्मलता दी गई है,
हमारा क्वेश्चन जो था वो नॉर्मलता के आधार पर था। तो नॉर्मलता के क्वेश्चंस करना बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर जो तुल्यता का नियम है वह है N1V1 इक्वल टू N2V2। N1V1 ज्ञात विलयन के लिए है, N2V2 अज्ञात विलयन के लिए। तो सीधी इस बात हमें N2 ज्ञात करना है, तो हम N2 इक्वल टू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा N1V1 अपान V2। तो बेटा ये बहुत ही आसान सा स्टेप है, इसको आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान जो देना है वह है मोलरता के संदर्भ में। अगर आपके विलयन को मोलरता में दिया गया है तो आप तुल्यता के नियम के अनुसार जो समीकरण बनेगा उसको स्पष्ट रूप से रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण के आधार पर ही बता सकते हैं। अब मान लीजिए मैं एक काल्पनिक रिएक्शन लेता हूँ, AA प्लस BB इक्वल टू प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो यहाँ पर A के A मोल हैं और B के B मोल प्रयुक्त हो रहे हैं, यानी ज्ञात विलयन का A मोल है और अज्ञात विलयन का B मोल प्रयुक्त हो रहा है। तो बच्चों तुल्यता नियम जो मोलरता पे लागू होता है वो ये होता है M1V1 अपान A, यानी संतुलित समीकरण में बैलेंस इक्वेशन में ज्ञात विलयन के जितने मोल हैं उसको हम N1V1 में डिवाइड करेंगे और अज्ञात विलयन के जितने मोल हैं उसको हम M2V2 में डिवाइड करेंगे, यानी M1V1 अपान A इक्वल टू होगा M2V2 अपान B, या इसको हम अगेन करेक्ट कर सकते हैं तो हो जाएगा B M1V1 इक्वल टू A M2V2। इस तरह से हम तुल्यता नियम का यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि हमें जो दो प्रैक्टिकल मिलेंगे FAS और KMnO4 उनकी समीकरण क्या हैं, कैसे उनके समीकरण लिखे जाते हैं। तो पहला प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4। अगर मोलरता के लिए है तो कैसे हम समीकरण प्राप्त करेंगे। तो बच्चों इसकी अभिक्रिया में देखिए आप 2KMnO4 प्लस 5H2C2O4 प्लस 3H2SO4 गिव्स आउट K2SO4 MnSO4 10CO2 एंड 8H2O। ये बैलेंस समीकरण है, आप इसको बैलेंस करके देख सकते हैं। आप इसे नोट भी कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत बार टीचर आपसे वाइवा में सीधे सीधे इस समीकरण को लिखने के लिए कहता है, तो ये समीकरण आपको याद होना चाहिए। अब हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर KMnO4 के कितने मोल प्रयुक्त हुए हैं, 2। H2C2O4 अर्थात ऑक्सैलिक एसिड का अगर हम देखें तो कितने मोल प्रयुक्त हुए हैं, 5। अर्थात ज्ञात विलयन के 5 मोल हैं, अज्ञात विलयन के 2 मोल हैं। तो हम क्या करेंगे, M1V1 किसके लिए होता है बच्चों, ज्ञात विलयन के लिए, और M2V2 किसके लिए होता है, अज्ञात विलयन के लिए। तो हम क्या करेंगे, M1V1 को 5 से डिवाइड कर देंगे और M2V2 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि हमें जो समीकरण मिल रहा है वह है M1V1 अपान 5 इक्वल टू M2V2 अपान 2। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट समीकरण है, इसको आपको याद रखना चाहिए। M1V1 अपान 5 इक्वल टू M2V2 अपान 2। अब देखिए अगर इसी को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो बच्चों क्या हो जाएगा, हमें फिर से मिल जाएगा 2M1V1 इक्वल टू 5M2V2। चलिए देखते हैं अगर फेरस अमोनियम सल्फेट और KMnO4 विलयन है तो हम इस समीकरण को कैसे लिखेंगे। समीकरण जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस बार है 2KMnO4 प्लस 10FeSO4 प्लस 8H2SO4 गिव्स आउट K2SO4 FeSO4 2MnSO4 16H2। ये संतुलित समीकरण है। तो इस समीकरण में अज्ञात विलयन के 2 मोल हैं और ज्ञात के 10 हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे, 2 और 10 से डिवाइड करेंगे। चूंकि ज्ञात विलयन जो होता है वो M1V1 होता है तो उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। अज्ञात विलयन M2V2 होता है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। पक्षांतर थोड़ा सा कर लेंगे तो ये आ जाएगा M1V1 इक्वल टू 5M2V2, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो इस तरह से अगर M2 का फार्मूला प्राप्त करेंगे तो हो जाएगा 1/5 M1V1 अपान V2। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें सांद्रता की इकाई, सांद्रता का मात्रक देखते हुए हमें अपने गणना को करना है, तभी हम सही उत्तर निकाल पाएंगे। M1V1 इक्वल टू M2V2 कभी नहीं लिखना है अगर मोलरता है तो, जब तक कि हम समीकरण प्राप्त नहीं कर लेते हैं। फिलहाल आपको 2 ही विलयन दिए जाएंगे, जैसा कि हमने बताया शुरू में ही
KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड दोनों के समीकरण और उनके फार्मूले हमने आपको बता दिए हैं, तो इन्हें आप नोट कर लें। चलिए अगला स्टेप हम लोग बच्चों देखते हैं क्या है। अगला स्टेप है फाइनल क्वेश्चन कभी कभी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के लिए होता है। तो ग्राम प्रति लीटर में जो सांद्रता होती है उसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि नॉर्मलता है अगर यूनिट तो उसमें तुल्यांकी भार से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलरता अगर यूनिट है तो उसको हम अणुभार यानी मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी उत्तर आएगा वही हमारा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता होगा। इस तरह से हमें परिणाम प्राप्त हो जाएगा और हमारा अनुमापन परिणाम प्राप्त होने के बाद बच्चों पूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों देखिए वह है कि हम प्रैक्टिकल पर इसको कैसे लिखेंगे, फाइल पर प्रयोग कैसे लिखें। तो चलिए आपको पहला तो मैं बता दूं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसे खुद लिखें और इसके स्टेप इस वीडियो से समझ लें। देखिए सबसे पहले प्रयोग में आपको प्रयोग संख्या ऊपर लिखनी चाहिए कि आपका कौन सा ये प्रयोग है और दिनांक जिस दिन आप प्रैक्टिकल करते हैं उस दिन की दिनांक यहाँ पे डालनी चाहिए बच्चों। इसके बाद हम उद्देश्य देखते हैं, इस परीक्षा का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है फेरस अमोनियम सल्फेट का लगभग N/20 सांद्रता का मानक विलयन बनाकर दिए गए अज्ञात KMnO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना। तो बच्चों एक मान लीजिए आपको N/20 का विलयन बनाना है, तो इस तरह से फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए मान लीजिए आपको मिला हुआ है, तो आपका ये उद्देश्य हो जाएगा। आवश्यक सामग्री में बहुत सारी सामग्रियां आप यूज करते हैं, उनमें से ब्यूरेट, पीपेट, मापक फ्लास्क, कीप, तोलन नली, बीकर, कोनिकल फ्लास्क, वाट बॉक्स, फेरस अमोनियम सल्फेट, अज्ञात KMnO4 विलयन आदि आप अंत में लिख देंगे। तो जो छूटा उटा है सब इसी में आ जाएगा। तो लास्ट में आपको सब लिखने के बाद आदि लिख देना है कि कोई छूटा भूल चूक है तो भी इसमें कंप्लीट मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है अभिक्रिया की समीकरण को सिद्धांत को समझना। देखिए सिद्धांत क्या है कि अभिक्रिया वास्तव में किस सिद्धांत पर काम करती है। तो चाहे फेरस अमोनियम सल्फेट हो बच्चों या ऑक्जेलिक एसिड, दोनों के लिए आप सिद्धांत की पहली लाइन ये लिख सकते हैं कि यह एक ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन है जिसमें KMnO4 ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है, जबकि FAS एक अपचायक है। अगर ऑक्जेलिक एसिड आप मिलाएं तो आप FAS की जगह लिख देंगे कि ऑक्जेलिक एसिड एक अपचायक है। FAS का FeSO4 में बच्चों यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है और FeSO4 का Fe2SO4 थ्राइस में ऑक्सीकरण होता है। देखिए फेरस अमोनियम सल्फेट का फार्मूला है FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2, लेकिन वास्तव में जो ऑक्सीकरण होता है वो केवल FeSO4 का होता है, बाकी पार्ट विलयन में आयन के रूप में अलग हो जाते हैं। तो हमें मूल रूप से FeSO4 को ही उद्देश्य के समीकरण में दिखाना चाहिए। तो हम आपको जैसा कि समीकरण ऊपर भी दिखाए थे, आप अभिक्रिया की समीकरण लिख देंगे, यही पूरा सिद्धांत है। उसके बाद जो लिखा जाता है वो सूचक के विषय में जानकारी दी जाती है। यहाँ पर सूचक के विषय में हम क्या लिखेंगे कि KMnO4 एक स्वयं सूचक की भांति कार्य करता है, जैसा कि हमने आपको समझाया है। नेक्स्ट है प्रेक्षण। प्रेक्षण में बच्चों सबसे पहले हम तोलन के लिए प्रेक्षण करते हैं, यानी हमें जो वेट करना है उसका हम प्रेक्षण करेंगे। कैसे तोलन करते हैं ये सब आपको हम बता चुके हैं कि 4.9 ग्राम आता है। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं, केवल स्टेप है आप समझिए कि अगला स्टेप प्रेक्षण का होता है, जिसमें पहला प्रेक्षण हम किसका लिखते हैं, तोलन प्रेक्षण। बच्चों इसके बाद आपको जैसा कि मैंने पहले बताया खाली तोलन नली का भार निकालना है। अब यहाँ देखिए हमने एक काल्पनिक मान ले लिया है कि 4.2586, पदार्थ का तोलन सहित भार W2 9.1844 ग्राम। कैसे आता है 9.844 ग्राम, तो इसको तो हम तौलते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट मास हम कैसे निकालते हैं उसके लिए देखिए हमने यहाँ भी बताया है कि आप इसको और इन दोनों मानों को आप ऐड कर लीजिए, 4.99 और 4.2586 को जो मान आएगा लगभग उसी के बराबर आपको वेट करना है। तो देखिए बच्चों 9.1586 हमें करना चाहिए, बट हमारा कल एग्जैक्ट वेट नहीं हो पा रहा है, तो हमने देखिए कितना वेट किया है 9.1
0.844 ग्राम, ये भी सही है। अब इसके बाद हमने पदार्थ को ले जाके मेजरिंग फ्लास्क में घोल लिया और पदार्थ को निकालने के बाद जो तोलन नली है उसका भार भी हमने ज्ञात कर लिया, और वो भार देखिए W3 है कितना 4.2940। तो वास्तव में यहाँ पर W3 और W2 हमें प्राप्त हो गया है। तो हम क्या करेंगे, W2 से W3 को माइनस कर देंगे, इस तरह से हमारा वास्तविक प्रयुक्त भार प्राप्त हो जाएगा। बच्चों जैसा कि अभी हमने बताया, वेट अगर एग्जैक्ट हम नहीं किए हैं 4.9, जो कि अक्सर हो नहीं पाता है, तो हमारे विलयन की सांद्रता इस मात्रा के अनुरूप होगी। तो एक बार हम नॉर्मलता का सूत्र लगा के वास्तविक नॉर्मलता अपने विलयन की ज्ञात करते हैं, जो n/20 के आसपास होगी। तो इसको हम N1 = W1/E1 × 1000/VmL के माध्यम से ज्ञात कर लेते हैं, इस सूत्र के माध्यम से, और वह मान देखिए कितना आया है 0.499। अब बच्चों जब हम ये काम कर लेते हैं, इसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है कि हम किस तरह से अनुमापन का प्रेक्षण करेंगे। अनुमापन प्रेक्षण के विषय में जैसा कि हमने आपको अभी बताया है, एक टेबल आप बताएंगे, टेबल से आपको W1 W2 ज्ञात हो जाएगा। N1 आपकी सांद्रता आपने अभी देखा कैसे हम निकाल लेते हैं, और इसको ज्ञात करने के बाद हम फार्मूला यूज करेंगे N1 V1 = N2 V2, और इस तरह से N2 के मान की गणना आप कर सकते हैं। इस गणना के बाद आपको परिणाम बताना है कि इस विलयन का परिणाम क्या है, दिए गए विलयन की सांद्रता क्या है। उसके बाद सावधानियां लिखनी होती हैं बच्चों। मेरा ये मानना है कि सावधानियां लिखना बहुत ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल में खुद सावधानियां करते हैं। एग्ज़ाम में जो प्रैक्टिकल लिखे जाते हैं उनमें सावधानियों की ज़रूरत और विधि की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको न तो प्रयोग विधि लिखना है और न ही सावधानियाँ, ये आपसे पूछी जाती हैं, ऑब्जर्व की जाती हैं परीक्षा के दौरान। तो बच्चों इस तरह से अनुमापन एक भाग के रूप में पूर्ण होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि लैब में हम किस तरह से अनुमापन का प्रयोग या प्रैक्टिकल करेंगे। बच्चों फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप परीक्षा कक्ष में जब जाते हैं या प्रैक्टिकल करने आप जब जाते हैं तो आपको समस्या महसूस होती है। इस तरह की अगर कोई समस्या आपको आती है तो आप हमसे संपर्क करें। और इस वीडियो को देखने के बाद मेरा एक आपको सुझाव है, आप इसे लिखते भी जाएं और लिख करके समझें, आपको वाइवा तैयार हो जाएगा। काफ़ी आसानी होगी बच्चों आपको प्रैक्टिकल को करने में और वाइवा देने में। तो आज के लिए इतना ही। अगले टर्न पर हम लोग अगले भाग में गुणात्मक विश्लेषण के विषय में देखेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, चलिए धन्यवाद।